वो हॉस्पिटल से घर पहुंचा और बोझल कदमों से चलता हुआ लाउंज में दाखिल हो रहा था कि अंदर से आती आवाज़ों पर ठिठक गया। अरे यार, हम तो इस दुनिया से कुंवारे ही जाएंगे। पता है, मैंने बीजान से कहा कि हमारी मंगनी को 4 साल हो गए हैं, प्लीज़ हमारी शादी कर दीजिए। मगर उन्होंने फ़ौरन कहा कि जब तक हमदान की शादी नहीं होगी तब तक कोई शादी का नाम नहीं लेगा। मुझे लगता है वो तो इस दुनिया में शादी नहीं करेंगे और हमारी भी नहीं होगी। अंदर से जैद की रूहानसी आवाज़ कानों से टकराई। अब क्या कह सकते हैं, खानदान में उनकी उम्र की तो कोई लड़की है ही नहीं, और जो थी उसने तो साफ शादी से मना कर दिया और किसी और के साथ चली गई। तो बस अब दिल पर लेकर बैठे हैं और हमें भी ज़हनी तौर पर टॉर्चर कर रहे हैं। हाँ, मैं मानती हूँ कि वो मेरे भाई हैं, लेकिन यार हमारे भी तो कोई अरमान है ना। कितने साल हो गए हैं हमारे घर में कोई फंक्शन नहीं आया, और ऊपर से कहीं और शादी पे हमें लेकर भी नहीं जाते। पता है, कितना अरसा हो गया है मैंने कोई भी साड़ी लहंगा नहीं पहना। उसकी बहन उमैरा बोली तो वो गहरा सांस भरता अंदर दाखिल हुआ, और जैसे ही उसने सलाम किया तो वो सब एक दूसरे को देखने लगे और इशारे ही इशारे से पूछ रहे थे कि क्या उन्होंने उनकी बातें तो नहीं सुन ली। वो बेनियाज सा बनता अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। कपड़े चेंज करके फारिग हुआ ही था कि मुलाजिमा उसकी कॉफ़ी लेकर आई। वो कॉफ़ी का मग थामे टेरेस पर आकर खड़ा हो गया और उसका जहन जैद और उमैरा की बातों की तरफ ही था। पाशा हाउस के मालिक अब्दुल कलाम पाशा की एक बेटी और 3 बेटे थे। बड़ा बेटा खावर पाशा, मंझला आरिफ पाशा और सबसे छोटा जवाद पाशा, जो कि 16 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में वफात पा गए थे। 4 साल पहले खावर और आरिफ अपनी बीवियों समेत दुनिया से चले गए थे। खावर पाशा के 2 बेटे हमदान, अरमान और बेटियां पलोशा और उमैरा थीं, जबकि छोटे बेटे आरिफ पाशा की एक बेटी किरण और 2 बेटे जैद और जुहेब थे। किरण की शादी हमदान से तय थी, मगर किरण को अपना क्लास फेलो पसंद आ गया और हमदान ने उसके बाद शादी का नाम लेने से भी मना कर दिया। अब्दुल कलाम पाशा की बेटी फरहाना पाशा की एक बेटी किंजा और एक बेटा रुबैद था। पलोशा की जैद से, किंजा की शादी अरमान से, जबकि उमैरा की रुबैद से तय थी। जुहेब की शादी फरहाना की नंद की बेटी रबिया से तय हुई थी। ये बच्चों के रिश्ते जब तय हुए, चंद महीनों के बाद ही खावर पाशा, आरिफ पाशा अपनी बीवियों समेत एक फ़्लाइट क्रैश में दुनिया से चले गए, और हमदान उसके बाद तो बिल्कुल ही टूट गया था। उन 4 सालों में वो अभी तक संभल नहीं पाया था। उसने सारा कारोबार संभाला और साथ अपना हॉस्पिटल भी, जो कि बेहतरीन हॉस्पिटल में से एक था। वो बज़ाहिर पत्थर दिल और खड़ूस रखता था, मगर इतना ही वो अंदर से हसास था। वो कमरे में आकर सोच में डूब गया, मगर उसके जहन में कुछ भी नहीं आ रहा था कि वो बीजान को किस तरह मनाएगा। अगले दिन वो हॉस्पिटल के कैफेटेरिया में बैठा हुआ अपने दोस्त आजम से इसी सिलसिले में बात कर रहा था। एक काम कर, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर ले। अगर चल गई तो ठीक है, वरना छोड़ देना। आजम की बात पर वो चौंक कर सीधा हुआ। जहां तक मुझे लगता है मैं कभी भी निभा नहीं पाऊंगा, इसलिए छोड़ना तो उसे पड़ेगा। बस चंद महीने तक शादी हो, लेकिन इतने माह के लिए शादी कौन करेगी और क्यों? वो सर झटक कर बोला। होने को बहुत कुछ हो जाता है और पैसे के लिए इंसान बहुत कुछ कर जाता है। मैं कोशिश करके देखता हूँ, आसपास अगर कोई मुझे मिले जो कि तुमसे शादी कर सके और तुम उसे इसके इवज़ कुछ रकम दे देना। आज़म ने कहा। देख लो, ये ना हो कि बाद में मुझे धोखा मिल जाए। वो सर झटक कर बोला। अच्छा चल देखता हूँ, शायद हो सकता है कोई ना कोई मिल ही जाए। वैसे तुम्हारी इतनी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं जो कि तुम्हारे लिए एक झलक के लिए तड़पती हैं, किसी एक को मना लो इस बात के लिए। वो बोला। तुम्हें लगता है कि वो मान जाएंगी? वो सब लोग मुझे एक झलक देखने को पता है क्यों तड़पती हैं, मेरी दौलत की वजह से। वो तल्ख लहजे में बोला। जानता हूँ यार, और इसीलिए तो कहा है कि उनमें से किसी को मना लो, अगर मानती हैं तो। आज़म ने आंख दबाकर कहा तो वो गहरा सांस भरकर रह गया। आज़म के जाने के बाद वो कॉफ़ी पी रहा था कि जब ही कैफेटेरिया में काम करने वाला लड़का उसके पास आया। सर, अभी मैंने आपकी और आज़म सर की गुफ्तगू सुनी, मैं इसमें आपकी मदद कर सकता हूँ। वो राजदाराना अंदाज में बोला तो वो चौंक कर इधर उधर देखने लगा। बैठो तनवीर, और बताओ कैसे? उसने सामने कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। सर जी, मेरी मंगेतर है और मुझे और उसे अपना घर लेना है, और मुझे पता है वो अपना घर लेने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगी। तनवीर चमकती आंखों से बोला तो उसके अंदर नागवारी की एक लहर उठी, मगर वो सर झटक कर दूसरी तरफ देखने लगा।
मैं जानता हूँ कि आप किस तरह के इंसान हैं, इसीलिए आप पर एतबार करते हुए चंद महीनों के लिए उसकी शादी करूंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि आप उसे छोड़ेंगे भी नहीं। मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे और इसीलिए बस ये सब करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो अच्छी ज़िंदगी जिए। मैं ज़्यादा पढ़ लिख नहीं सका और मुझे इसीलिए इस तरह धक्के खा खा कर ज़िंदगी गुजारनी पड़ी है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास अपने पैसे आएँ, मैं अपना कैफेटेरिया खरीद कर वहाँ काम करूँ ताकि मैं उसे अच्छी ज़िंदगी दे सकूँ। कोई ऐसे तो नहीं देगा ना साहिब जी? तनवीर बोला तो उसके तने हुए आसाब ढीले हो गए। वो अपनी मोहब्बत के लिए कर रहा था तो उसे गलत न लगा। वो गहरा सांस भरकर रह गया। ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन ये निकाह कुछ शराइत के साथ होगा जिन पर उसने सिग्नेचर करने होंगे ताकि बाद में तुम लोग किसी किस्म का मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सको। वो बोला, आपकी जो भी शर्तें होंगी हमें मंजूर होंगी। आप मुझे बताइए आपकी कहाँ मुलाकात करवानी है? तनवीर बोला। उसने अपने फ्लैट का पता बताया और संडे का टाइम देकर वो उठकर कैफेटेरिया से बाहर निकल गया और पीछे तनवीर उठकर डांस करने लगा। ओए, काम कर अपना, ये क्या कर रहा है? कैफे के मालिक ने कहा। अबे काम गया भाड़ में, मैं तो अय्याशी करूंगा अब, आज से ये छोटी मोटी नौकरी नहीं करूंगा, तनवीर बोला और ट्रे पटकता बाहर निकल गया। वो घर पहुंचा तो अंदर से चीखों की आवाज आ रही थी। वो भागता हुआ अंदर आया तो सुरैया उसकी माँ 17 साला अबीहा को बेदर्दी से मार रही थी, जबकि उसकी भाभी जुबैदा और दोनों बहनें फरहाना और रिहाना दिलचस्पी से सब देख रही थीं। क्या कर रही है तू अम्मा? छोड़ इसको, कितनी बार समझाया कि इस पे हाथ मत उठाया कर। वो चीख उठा और जल्दी से उसे थाम कर खड़ा किया, जिसका बदन हौले हौले लरज रहा था। तो क्यों लेता है तू इसकी साइड इतनी? जानते भी हो इसने क्या किया है? आज फिर से फरहाना का रिश्ता जो देखने आए थे ना, इस मनहूस को पसंद कर गए। मैंने इसे मना किया था उनके सामने मत आना, मगर ये दरवाज़ा खोलने चली गई और उन्होंने आते ही कहा वो जो प्यारी सी लड़की है हमें तो वही पसंद आई है। पहले ही घर में जहेज देने के लिए इतने पैसे नहीं हैं और ऊपर से ये कलमुही की वजह से मेरी बिटियों के रिश्ते नहीं हो रहे। सुरैया चीख कर बोली। मेरे मक्खन जा, तू कमरे में, वो उसे पुचकारते हुए बोला तो वो उठकर अंदर चली गई। अरे अम्मा, तुझे समझ क्यों नहीं आती? इसके बेदाग हुस्न पर अगर कोई दाग लग गया ना तो मेरे किए कराए पर पानी फिर जाएगा और जो मैंने तुम लोगों को सपने दिखा रखे हैं कि बहुत बड़ा घर लेके दूंगा, वो धरे का धरा रह जाएगा। अब वो वक्त आ गया है जिसके लिए मैं इसकी इतनी हिफाजत करवाना चाहता हूँ। उसके और अपनी भाभी के जाते ही वो शातिराना अंदाज में बोला तो उन तीनों माँ बेटियों की आंखों में हैरत दराई। क्या मतलब, कहना क्या चाहता है? सुरैया ने चौंक कर पूछा। अम्मा, मेरे ऑफिस के बॉस है ना, उन्हें लड़की चाहिए। कुछ दिनों के लिए निकाह करेंगे उससे और अपने साथ रखेंगे, छुएंगे भी नहीं। वहां से तो पैसे मिलेंगे ही, इसके अलावा बस एक बार पैसे आ गए ना, फिर मैं उसे कई जगहों पर भेजूंगा एक एक रात के लिए। पता है बड़े पैसे मिलते हैं, मुझे कबीर बता रहा था। उसने पास होकर कहा तो अब तीनों की आंखें जगमगाने लगी। तुम्हारा बॉस क्यों शादी करना चाहता है? क्या उसने इसको देखा है? फरहाना ने पूछा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी किस्म की लड़की चलेगी। दरअसल उनकी दादी है ना, उनकी शादी करना चाहती है, मगर वो शादी करना नहीं चाहते और इसी वजह से दादी ने शर्त रख दी है कि घर में किसी की शादी नहीं होगी जब तक वो शादी नहीं करेंगे। तो बस अपने बाकी बहन भाइयों की शादी रचाने के लिए ये नाटक करना पड़ेगा, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करनी होगी। अम्मा पता है कितने अमीर हैं वो, और मैं जितने भी पैसे मांगूंगा ना वो देंगे, और देखना फिर मैं अपनी बहनों की शादियां कितनी अच्छी जगहों पर करता हूँ। वो बोलता जा रहा था और वो तीनों खुशी से फूले नहीं समा रही थीं। कुछ देर के बाद वो उठकर अबीहा के कमरे में आया तो वो सर झुकाए रो रही थी। मेरे मक्खन, मेरी मलाई, क्यों रो रही है? बस कुछ और अरसा तुम्हें ये सब बर्दाश्त करना होगा, फिर सब कुछ आसानियां ही आसानियां होंगी। मैं तुम्हारे लिए बड़ा अच्छा घर खरीदूंगा जहां पर तुम और मैं रहेंगे। सच्ची मुच्ची? वो अपनी हसीन आंखों को साफ करते हुए बोली। बिल्कुल मेरे मक्खन मलाई, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा थोड़ा सा साथ देना होगा। वो बोला। मैं हर तरह का तुम्हारा साथ दूंगी, बोलो मुझे क्या करना होगा? वो जल्दी से बोली। तुम्हें मेरे बॉस से कुछ अरसे के लिए शादी करनी होगी। वो तुम्हें इसके बहुत सारे पैसे देंगे जिनसे हम अपना घर बना सकेंगे और मैं अपना कारोबार करूंगा, और वो इसके बाद जब तलाक दे देंगे ना, फिर मैं अपनी मक्खन मलाई से शादी कर लूंगा। वो उसकी ठोड़ी से थामे बोला। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, लोग क्या कहेंगे? वो नम लहजे में बोली। तुम लोगों की परवाह कर रही हो? हम लोगों को अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना है। क्या तुम नहीं चाहती कि हमारा अपना घर हो? क्या मैं इसी तरह चंद हजार की नौकरी करूं? मैं चाहता हूं कि मेरा अपना कैफेटेरिया हो, अपना होटल हो, चाहे छोटा मोटा, ताकि मैं तुम्हें जिंदगी की हर खुशी दे सकूं। प्लीज मेरी खातिर मान जाओ ना। वो उसके हाथ थामते हुए उसके गिर्द अपनी बातों का जाल बुनता जा रहा था। हरगिज नहीं, मैं आपके अलावा किसी और मर्द के बारे में सोचती भी नहीं हूँ। आपने मुझसे मोहब्बत की तो आप किस तरह मुझे किसी और का होने दे सकते हैं? मैं आपका साथ चाहती हूँ। आपकी मोहब्बत मेरे लिए कीमती दौलत है और मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। वो गिलूगीर लहजे में बोली।
उसकी बात के जवाब में तनवीर दिल ही दिल में पेच और ताब खाकर रह गया, मगर वो जब्त करते अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसकी ठोड़ी से थामे उसे देखने लगा। मेरी मक्खन, मेरी मलाई, मैं नहीं चाहता कि तुझे मजीद कोई तकलीफ हो। मैं बस तुम्हारे लिए यही सब सोच कर रहा हूँ। मैं भी इस घर में नहीं रहना चाहता हूँ। इस घर में रहेंगे तो ये तुम्हारे साथ वैसा ही नौकरानियों वाला सलूक करते रहेंगे और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्लीज़ मेरी खातिर मान जाओ। क्या तुम नहीं चाहती कि मैं और तुम एक अच्छी जिंदगी जिएं, कि लोग हमें हसरत से देखें? वो उसका हाथ थामते हुए बोला तो वो लब कुचलते हुए नम आंखों से उसे देखने लगी। दिल मान नहीं रहा था, मगर वो शख्स इस घर का वाहिद शख्स था जो उसकी हमेशा केयर करता था और इसीलिए वो उसको बहुत पसंद करती थी और दिल से उसका साथ चाहती थी। मगर इस सब के पीछे उसका क्या गंदा मकसद था उसे अभी तक मालूम नहीं था। चलो ठीक है, मैं कल तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सा ड्रेस लूंगा, तू अच्छी तरह से तैयार हो जाना। इतवार के दिन फिर हम सर से मिलने जाएंगे। वो उसका रुखसार थपथपाता बोलता उठकर बाहर निकल गया। इतवार के दिन वो उसे पार्लर ले गया और वहाँ पर जाकर उसने इसका फेशियल वैक्स करवाई। उधर ही उसने कपड़े चेंज किए। कपड़े चेंज करने के बाद आईने में जायज़ा लिया तो बहुत हसीन लग रही थी। अल्लाह ने वैसे ही बड़ा हुस्न दिया, मगर आज तो कुछ ज़्यादा ही हसीन लग रही थी। हल्के पिंक कलर की शिफॉन की अनारकली फ्रॉक भी बहुत जच रही थी। चलें तनवीर, वो दुपट्टा सर पे जमाते हुए बोली, जो कि यकटक उसे देख रहा था। हाँ हाँ चलो मेरी मक्खन, वो उसकी बलाएं लेते हुए बोला तो वो शर्मा गई। फिर वो उसे लेकर एक आलीशान इमारत के सामने आया। फिर वो लिफ्ट के जरिए ऊपर आए और एक फ्लैट के सामने खड़े हो गए। बेल दी तो कुछ देर के बाद एक शख्स बाहर आया जो कि मुलाजिम लग रहा था। जी मैं हमदान साहब से मिलने आया हूँ, तनवीर ने कहा। जी आइए, आप कहीं इंतज़ार कर रहे थे, वो मुलाजिम जल्दी से बोला तो वो उसे लेकर अंदर आया। फ्लैट काफ़ी बड़ा था और इसका लाउंज बहुत ज़बरदस्त था। अबीहा ने दिल ही दिल में सराहा और सोफे पे बैठ गई। कुछ देर गुजरी और एक हैंडसम सा आदमी अंदर दाखिल हुआ और उसने वाइट शर्ट और ब्लू जीन्स पहन रखी थी। उसे देखकर एक पल के लिए ठिठक गया और फिर इग्नोर करता सोफे पे बैठ गया। अबीहा, ये मेरे सर जी हैं, और सर जी ये वो लड़की है मेरी मंगेतर, जो कि चंद माह आपकी बीवी रहेगी। तनवीर जल्दी से बोला। ठीक है, लेकिन एक बात अच्छी तरह से बता देना कि मेरे घर वालों से इस बारे में कोई बात नहीं करेगी और इस शादी को रियल की तरह सबके सामने पेश करना है, और इस काम के बाद हक महर की रकम के अलावा 1 करोड़ रुपया दूंगा। वो सपाट लहजे में बोला तो तनवीर की जैसे बांछें खुल गईं। जी सर, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मेरी मक्खन बड़े अच्छे तरीके से लोगों को हैंडल करती है और बड़ी प्यार करने वाली है। वो अबीहा का हाथ पकड़कर बोला तो हमदान ने नागवारी से सर झटका। फिर वो अपना प्लान समझाने लगा। पता नहीं इसे ये दोनों बहुत अजीब लगे थे, जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते थे। निकाह अभी और इसी वक्त होगा, वो बोला तो अबीहा ने मुतवहिश अंदाज में तनवीर की तरफ देखा, मगर तनवीर ने इसके हाथ पे हाथ रखकर उसे चुप रहने को कहा। फिर कुछ देर में इसके निकाह अबीहा से हो चुका था। तुम फिलहाल इसे लेकर जाओ और कल तुम इसे मेरे घर के सामने छोड़ जाना, और जो वहाँ करना है वो अच्छी तरह से समझा देना। अब तुम लोग जाओ, वो सर्द लहजे में बोला, और उनके जाते ही वो सोफे की बैग से टेक लगाकर बैठ गया। इसके सर में शदीद दर्द हो रहा था। न जाने अंदर अजीब सा गिल्ट क्यों महसूस हो रहा था, मगर वो भी क्या करता, इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था, और वो शादी जैसी जिम्मेदारी निभाना नहीं चाहता था। अगले दिन दोपहर में तनवीर इसे लेकर आलीशान महलनुमा घर के सामने खड़ा था। वो सहमी सी इसके अंदर जा रही थी। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे देखकर सब लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। वो अंदर दाखिल हुई तो अंदर एक शोर गुल बरपा था। कौन है आप लोग बेटा, और मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? बीजान ने बैठते हुए पूछा। जी मेरा नाम तनवीर है और मैं इनका कज़न हूँ, और ये आपके बेटे डॉक्टर हमदान की बीवी हैं। इसकी बात पे डाइनिंग हॉल में सन्नाटा छा गया और सब यंग पार्टी वहां जमा हो चुकी थी। ये देखिए तस्वीर, तनवीर ने उनकी निकाह की तस्वीर आगे करते हुए कहा तो बीजान हैरानगी से तस्वीर देखने लगी। अरमान ने मोबाइल पकड़ा और संजीदगी से देखने लगा। आपको क्या लगता है, आप यहाँ आकर ये बात हमें कहेंगे और हम मान लेंगे, और ये फेक तस्वीर बनाकर कोई भी अपनी माँ बहन को लेकर यहाँ आकर कहेगा कि वो डॉक्टर हमदान पाशा की बीवी है, तो ये बात सच समझेंगे? हम कोई काट के उल्लू नहीं हैं। हमें पता है हमारा भाई कैसा है। वो तो लड़कियों को नज़र उठाकर नहीं देखता और ऐसे ही शादी करके आ जाएगा। अरमान ने तनक कर कहा। हम क्यों झूठ बोलेंगे? कल ही तो इन्होंने निकाह किया और छोड़कर चले गए, तो इसीलिए आज मैं इन्हें यहाँ पर छोड़ने आया हूँ। ये आपकी अमानत है, आपके सुपुर्द करके मैं तो जा रहा हूँ। तनवीर उठते हुए बोला तो सब स्टपटा कर रह गए। अरे ऐसे कैसे इसे छोड़कर यहाँ चले जाएंगे?
हम लोग कैसे किसी पराई लड़की को अपने घर में रखेंगे? जब तक हमारा बच्चा कंफर्म नहीं करेगा हम बात मान ही नहीं सकते, बीजान ने कहा। तो ठीक है, अपने बेटे को फ़ोन करके पूछ लीजिए। तनवीर प्लान के मुताबिक नाटक कर रहा था। ठीक है, बुलवा लेते हैं हम अपने बेटे को घर। प्लीज़ ज़रा फ़ोन तो करो ज़ुहैब, अरमान ने कहा। तो ज़ुहैब ने जल्दी से कॉल मिलाई और उसे सारी तफसील बताई। इतनी छोटी सी बात के लिए तुमने मुझे फ़ोन किया है? जब वो कह रही है कि वो मेरी बीवी है तो ठीक ही कह रही है ना? वो मेरी बीवी है। इसे मेरे कमरे में भेज देना और इसके कज़न से बोलो वो वापस चला जाए। दूसरी तरफ से हमदान ने कहा तो ज़ुहैब की आंखें हैरत से फट गईं और सब लोग उसे तजस्सुस से देख रहे थे। क्या हुआ? क्या कहा बिग बी ने? ज़ैद ने बेचैनी भरे अंदाज में पूछा। उन्होंने कहा कि मेरी बीवी है और इसे मेरे कमरे में भेज दो और इसके कज़न से बोलो वो वापस चला जाए। ज़ुहैब खोए खोए अंदाज में बोला तो अब की बार सबकी आंखें हैरत से फैल गईं और ज़ैद उठकर लड्डियां डालने लगा। अरे बावले हो गए हो लड़के, बीजान ने चिल्लाकर कहा। तो ज़ुहैब और अरमान ने उसे पकड़कर बैठाया। सॉरी बीजान, वो हमारे बिग बी ने शादी कर ली ना, मतलब हमारी एक अदद भाभी आ गई ना, तो इसी खुशी में डांस निकल गया। तो सब लोग मुंह पर हाथ रखकर अपनी मुस्कुराहट जब्त करने लगे, क्योंकि इनमें से सब जानते थे कि शादी के लिए सबसे ज़्यादा उतावला वही हो रहा था और हमदान की शादी होने का मतलब था कि अब इन लोगों की शादी भी जल्द ही होगी। उमैरा और पलोशा ने बीजान के कहने पे उसे इसके कमरे में छोड़ दिया और बाहर निकल आईं, क्योंकि बीजान का हुक्म था कि इससे कोई भी बात ना की जाए जब तक वो डॉक्टर हमदान से बात नहीं कर लेती इसके मुताल्लिक। उन दोनों का तो बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था कि इस प्यारी सी लड़की से बात करे, मगर वो दिल महसूस करके बाहर आ गईं। फिर खाना खाने के बाद ज़ुहैब और ज़ैद अपने दफ्तर के लिए निकल गए और शाम को वो लोग लाउंज में बैठे चाय पी रहे थे। वैसे घर का माहौल ना बहुत अजीब सा हुआ है। बीजान तो किसी से बात नहीं कर रही, उनका तो मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है, पलवशा ने कहा। जाहिरी बात है, उनके लाडले पोते ने ऐसा चांद चढ़ाया है कि उन्हें गुस्सा तो आना ही था। उन्हें कितना अरमान था ना बिग बी की शादी का, मगर उन्होंने उनके सारे अरमान खाक में मिला दिए। अरमान संजीदगी से बोला, वैसे मैं कुछ ज़्यादा ही शायद नोट कर रहा हूँ कि आज आप अरमान अरमान की बहुत रट लगा रहे हैं। अपने नाम का जिक्र क्यों कर रहे हैं आप बार बार? ज़ैद ने आंखें पटपटाकर कहा। तो ये सब छोड़, मुझे ये बता कि तू बांगड़ा क्यों डाल रहा था? अरमान ने उसकी गर्दन से जकड़ते हुए कहा। वो मेरे अंदर से खुशी का एहसास निकल रहा था। मैं ये सोच कर बहुत खुश हो रहा हूँ कि मैं कुंवारा नहीं मरूंगा। मेरी भी शादी हो गई अरमान भाई, मेरे भी बच्चे होंगे। ओ माय गॉड! ज़ैद पलवशा को देखकर चहक कर बोला तो पलवशा में जोर से कुशन उसकी तरफ फेंका। अरे एक तो मुझे जल्लाद किस्म के साले मिल रहे हैं, ऊपर से बीवी भी जल्लाद ही है, वो कुशन कैच करते हुए बोला। मरो जाकर तुम, पलवशा गुस्से से बोली। शादी से पहले बेवा होने का इरादा है क्या? वो उसे छेड़ते हुए बोला तो बाकी सब भी कुशन से मारने लगे और सब एक दूसरे पे मारते हुए हंस रहे थे। सीढ़ियों पे खड़ी अबीहा हैरानगी से ये सब देख रही थी और ऐसी मोहब्बत उसने कहाँ देखी थी। वो बाजू पे कोट डाले अंदर दाखिल हुआ तो लाउंज में एक तूफान बदतमीज़ी बरपा था और सब एक दूसरे को कुशन से मारते हंस रहे थे। एक कुशन उड़ता हुआ उसकी तरफ आया और इससे पहले कि उसके चेहरे पे लगता वो हवा में ही कैच कर चुका था। क्या बेहूदगी है ये, वो चिल्लाकर बोला तो हॉल में सन्नाटा छा गया और वापस पलटती अबीहा एकदम से मुड़कर देखने लगी तो हमदान पाशा पथरीले तासुरात लिए खड़ा था और बाकी सब सर झुकाए यूं खामोश थे गोया किसी कटहरे में खड़े हों। जिन कहीं का, कैसे सबकी हंसी छीन ली। वो बड़बड़ाती हुई रेलिंग से टेक लगा गई। ये सब 5 मिनट में साफ होना चाहिए और एक भी चीज़ इधर उधर नजर ना आए, वो सर्द लहजे में बोला और फिर सीढ़ियों की जाने बढ़ने लगा कि बीजान ने पीछे से पुकारा। वो गहरा सांस भरता हुआ उनकी तरफ मुड़ा। अस्सलामुअलैकुम बीजान, कैसी हैं आप? वो पास आकर उनके माथे को चूमते हुए बोला। बैठो, मुझे बात करनी है, उन्होंने सोफे की तरफ बढ़ते हुए कहा तो वो चुपचाप सोफे पर बैठ गया। बाकी सब लोग एक साइड पर बैठे तजस्सुस से उसकी जानिब देख रहे थे, मगर वो बहुत मुतमईन था क्योंकि कल रात से वो तय कर चुका था कि उसे क्या कहना है। ये सब क्या है? ये शादी होती है? ऐसे कौन शादी करता है? बीजान ने एक ही सांस में कई सवाल कर डाले। ये वही है जो आपको नज़र आ रहा है और समझ आ रहा है, और दूसरी बात ये कि शादी कौन करता है ऐसे? मैं करता हूँ। आपको पता है ना, मेरे दिल में जो आता है मैं वही करता हूँ। मेरे दिल ने कहा कि मैं शादी कर लूँ तो मैंने कर ली। लड़की अच्छी लगी, बातचीत चली और सब कुछ फिक्स, इत्मीनान भरे लहजे में बोला और सब लोग एक दूसरे को मानी खेज अंदाज में देख रहे थे। ये भला क्या बात हुई? दिल ने कहा और तुमने कर लिया?
अगर लड़की पसंद आई थी तो शादी ही करनी थी तो हम में से किसी को आकर बोल देते, हम आपस में बातचीत करके उसके घर रिश्ता लेकर जाते। मगर नहीं, तुम्हें तो सिर्फ अपनी मनमानी ही करनी होती है। और पता नहीं कैसे वालिदैन हैं इसके जिन्होंने ऐसे ही लड़की को तुम्हारे साथ भेज दिया। बीजान नागवारी से बोली। इसके माँ बाप नहीं हैं, वो अपने मामू के घर रहती थी और वो लोग इतनी इस्तात नहीं रखते थे कि धूमधाम से शादी कर सकें, और इस तरह मेहमानों को बुलाकर खर्च भी नहीं करना चाहते थे, तो इसीलिए मैंने उसी चीज़ का ध्यान रखते हुए इसी तरह शादी कर ली। वो गहरा सांस भरकर बोला तो बीजान चौंक गई। यतीम है बच्ची? बीजान का दिल नरम पड़ गया। जी। वो मुख्तसर जवाब देते उठ खड़ा हुआ। बात अभी ख़त्म नहीं हुई मेरी, चुप करके बैठ जाओ, बीजान ने कहा तो वो झुंझला कर रह गया और निगाहें बेख्तियार सीढ़ियों की जानिब उठीं जहां से एक साया गायब हुआ था। ओ, तो बिग बी को अपनी ज़ौजा जी के पास जाना है। जैद की ज़बान में खुजली हुई, मगर हमदान की एक घूरी से वो सटपटाकर इधर उधर देखने लगा। अब आपको क्या कहना है? वो बोला। ऐसी शादी को हम नहीं मानते। मैं मानती हूं कि उसके घर वाले जिनके यहाँ वो रहती थी वो उसको इसी तरह रुखसत करना चाहते थे, लेकिन इस घर में रहते हुए शादी मुमकिन है, तो इसीलिए तुम्हारी शादी दोबारा से होगी। बीजान बोली तो वो गड़बड़ा सा गया। ये क्या कह रही हैं आप? ऐसा मुमकिन नहीं है, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। वो हड़बड़ाकर बोला तो सब यंग पार्टी खंकारने लगी। ठीक है, वो तुम्हारे कमरे में ही रहेगी, लेकिन हर फंक्शन ज़रूर होगा। जहाँ पर बाकी सबके होंगे वहाँ तुम्हारा भी होगा। अगर तुमने इनकार किया ना तो बाकी किसी की शादी नहीं करूंगी, बीजान ने कहा। तो सब लोग हड़बड़ाकर उसे देखने लगे और जैद ने हाथ जोड़े तो वो मुबहम सा मुस्कुरा दिया। अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इत्मीनान से बोला तो सबके चेहरे खुल उठे। जाओ कमरे में और जाकर हमारी बहू को भेजो, हम उसे कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं। जब से आई हमने बात भी नहीं की, बीजान ने कहा तो वो सर इस बात में हिलाते हुए उठकर खड़ा हो गया। फिर वो तेजी से अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। वो दरवाज़ा खोलते हुए अंदर दाखिल ही हो रहा था कि बाहर को आती अबीहा से जोर से टकराया और उसे लेता हुआ ज़मीन पे गिरा। वो जोर से आंखें मीच कर लेटी थी और वो यकटुक उसके सभी चेहरे को देख रहा था, जिसपे इंतहा की मासूमियत थी। अहम, पीछे से यंग पार्टी एक साथ खंगारी तो वो हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ। क्या बेहूदगी है ये? इस तरह तुम लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? वो गुस्से से बोलता उस पे से उठकर खड़ा हो गया तो सब हड़बड़ाकर इधर उधर देखने लगे। वो हम लोग तो अरमान भाई के कमरे में जा रहे थे मूवी देखने के लिए, हम आपके पीछे थोड़ी आ रहे थे, ज़ुहैब ने सटपटाकर कहा। तो बाकी सब भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। भाभी आप भी चलिए ना हमारे साथ, हम लोग मूवी देखते हैं, उमेरा ने कहा। तो उसने बेख्तियार हमदान की तरफ देखा। कोई ज़रूरत नहीं है, इसे मेरे साथ वक्त स्पेंड करना है और फिलहाल वो बीजान से मिलने जा रही है। जाओ तुम बीजान से मिलकर आओ, मैं तब तक कपड़े चेंज कर लूँ। जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। वो उसके बालों की लट को कान के पीछे अड़सते हुए बोला तो सबकी आंखें हैरत से फट गईं। हाय ओए, लगता कोई सुधर रहा है, ज़ैद बोला, मगर उसके घूरने पे वो सटपटाकर अरमान के कमरे की जानिब भाग गया। वो सर झटककर वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। वो आधे पौने घंटे के बाद जब फ्रेश होकर निकला तो वो वापस कमरे में आ चुकी थी और उसके हाथ में खानदानी कंगन देखकर वो लब भींच कर रह गया। वो समझ चुका था कि बीजान ने अपने खानदान के कंगन उससे बड़ी बहू होने के नाते दे दिए हैं। हमारे दरमियान जो डील हुई है वही तुम्हें मिलेगा, इनको लेकर जाने के बारे में सोचना भी मत। ये मेरी माँ को पहनाए गए थे और ये सिर्फ और सिर्फ इस घर की हकीकी बहू को मिल सकते हैं। और उसकी कलाई को जकड़ते हुए बोला तो वो नम आँखों से उसे देखने लगी। जी अच्छा, वो आहिस्ता से बोली। बड़ी हैरत आई थी मुझे कि कितनी मासूम दिखती हो, मगर चंद पैसों के लिए क्या कुछ करने के लिए तैयार हो गई, किसी की बीवी बनने के लिए भी तैयार हो गई। वो ड्रेसिंग के सामने खड़े होते हुए तंजिया लहजे में बोला। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, वो लब कुचलते हुए बोली। ब्लडी गोल्ड डिगर, वो तल्ख लहजे में बोला तो वो नासमझी से उसे देखने लगी। जी वो क्या होता है? वो हैरानगी से बोली तो वो मुड़कर उसे देखने लगा। कितना पढ़ी हो तुम? वो उसे सरता पैर देखते हुए बोला। 8वीं तक, वो सर झुकाए आहिस्ता से बोली तो वो तंजिया मुस्कुराहट से उसे देखने लगा। तुम जैसी हसीन लड़की को पढ़ने की ज़रूरत भी क्या है? पढ़ते लिखते और हुनर वो सीखते हैं जिन्होंने कुछ मेहनत से करना हो, मगर तुम जैसी गोल्ड डिगर लड़की को इसकी क्या ज़रूरत? तुम जैसी लड़कियां तो चंद मिनट किसी को देकर लाखों कमा सकती हैं। वो तंजिया लहजे में बोला तो वो लब कुचलते सर झुका गई। आप शायद मुझे कुछ गलत बोल रहे हैं और आपको मुझे गलत बोलने का कोई हक नहीं, वो लब भींच कर बोली।
तो वो उठकर उसके पास आने लगा। वो गड़बड़ाकर पीछे होने लगी और उसका पाँव मुड़ा। इससे पहले कि वो गिरती, वो उसे बाजू से खींचकर अपने करीब कर गया। वो थूक निगलते हुए खौफजदा निगाहों से उसे देखने लगी। आइंदा से मेरे सामने इस तरह ज़बान दराजी मत करना, वरना काट कर रख दूंगा तुम्हारी ज़बान। वो बोला तो उसकी आंखों में नमी सी झलकने लगी। वो लब भींचकर उसे छोड़ता रुख फिर गया। वो चुपचाप सोफे की जानिब बढ़ गई। थोड़ी देर के बाद मुलाजिमा ने अंदर आते हुए उन्हें खाने के लिए कहा, तो वो डाइनिंग हॉल में चले गए, जहाँ पे सब आपस में किसी बात पे हंस रहे थे, मगर उन्हें देखते ही सब चुप हो गए। हल्की फुल्की गुफ्तगू में खाना खाया और वो चाय का कहता कमरे में चला गया। कुछ देर वो सबके साथ बैठी रही और कमरे में आई तो वो सोफे पे बैठा था। वो कुछ देर तक उसे देखती रही, फिर बेड पे लेट गई और कुछ देर में नरम बेड पे नींद मेहरबान हो चुकी थी। वो काम करके फारिग हुआ तो उसे बेड पे सोता देखकर उसके माथे पे बल पड़ गए। वो पास गया और आहिस्ता से पुकारा तो वो टस से मस न हुई। ओहो मैडम, वो उसके बाजू से खींचकर बैठाते हुए बोला तो वो घबराई सी उसे देख रही थी। उसकी ग्रे आंखों में नींद का खुमार उसे एक पल के लिए मस्मराइज कर गया। उठो मेरे बेड से, वो उसकी हसीन आंखों से निगाहें चुराकर बोला। मगर मैं कहाँ सोऊं, वो लब कुचलते हुए बोली। वहाँ सोफे पे, वो कहते हुए बिस्तर झाड़ते हुए कंफर्टर सूंघने लगा। मेरा बिस्तर गंदा कर दिया गोल्ड डिगर लड़की ने, ये तुम ही ले लो। वो कंफर्टर उस पे फेंकते हुए तनफ्फुर भरे लहजे में बोला तो वो उसकी बात पे दुखी सी होकर बेड से उठकर सोफे पे चली गई। फिर अगले दिन भी वो सुबह सुबह उठते उसे जलील करने लगा था। वो बात बात पे उसे गोल्ड डिगर बोलता था। फिर उसके हॉस्पिटल जाते ही वो उठकर बाहर आई तो पलोशा और उमेरा कोई सीरीज देख रही थी जो कि इंग्लिश में थी, मगर उसमें एक वर्ड आया गोल्ड डिगर। तो वो गौर करने लगी तो उसने महसूस किया कि स्टोरी कुछ यूं थी कि वो लड़की मर्द के साथ पैसे के लिए ताल्लुक़ रखती है और वो अपने पार्टनर को छोड़कर किसी और का हाथ थाम लेती है जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है। वो जैसे शर्म से पानी पानी हो गई थी। कुछ देर के बाद वो उठकर अंदर आई और घुटनों में सर दिए रोने लगी। जी हल्का हुआ तो वो सोफे पे ही सो गई थी। वो वापस आया और अपना काम निपटाकर कमरे से निकल गया। घर में ज़ोरों शोर से शादी की तैयारियां चल रही थीं। हर एक बहुत खुश था और धड़ाधड़ शॉपिंग चल रही थी। उसे भी शॉपिंग के लिए कहा गया, मगर उसने सहूलत से इनकार कर दिया तो बीजान ने उसके साइज़ के ड्रेसेस लाने का जिम्मा पलोशा को दे दिया। आज शादी का पहला फंक्शन था। उमेरा की फरमाइश पे बारबी नाइट रखी गई थी जो कि सिर्फ लड़कियों के लिए होती, मगर यहाँ दूल्हे हजरात भी शामिल होने वाले थे और पार्टी फार्म हाउस पे रखी गई थी। हमदान सुबह से ही उधर गया हुआ था। शाम के फंक्शन में सब दुल्हन अपने फेवरेट फेरी ड्रेसेस में आई थी और हमदान समेत बहुत से लोगों की निगाहें तो अंदर दाखिल होती अबीहा पे जैसे ठहर सी गई थीं। वो सर झटक कर इधर उधर देखने लगा। फिर वहाँ मौजूद लोग इंग्लिश में एक दूसरे से बात कर रहे थे और वो गुमसुम सी एक साइड पे खड़ी थी और हमदान के वो दोस्त जो कि वकील भी थे उसे बड़ी बेबाक निगाहों से देख रहे थे और वो उनकी निगाहों से डिस्टर्ब सी एक साइड पे होकर बैठ गई थी। कुछ देर के बाद उमेरा उसका बाजू खींचकर डांस फ्लोर पे ले गई जहाँ वो लोग कपल डांस कर रहे थे और अरमान हमदान को ले आया था। वो उसकी कमर में हाथ डाले करीब कर गया। फिर वो जूस का ग्लास थाम ही रही थी कि उसकी मैक्सी पे गिर गया। वो साफ करने अंदर आई तो जैसे ही साफ करके मुड़ी तो वकील साहब ने उसका रास्ता रोका। हमदान साहब के साथ फारिग हो जाओ तो एक काम करना, मेरे पास आ जाना, चंद रातों का बहुत दूंगा। उस शख्स की बात पे वो फक चेहरे से देखती साइड से होकर गुजरने लगी तो वो उसका रास्ता रोकता हाथ थाम गया। वो मुतवहिश अंदाज में उसे देखने लगी। छोड़िए मुझे, वो तड़प कर बोली तो वो शख्स उसे दीवार से चिपकाता उस पे झुका तो वो उसे पूरी कुव्वत से पीछे हटाती वॉशरूम में जाकर खुद को बंद कर गई। वो 2 घंटों से वहीं पे सिसक रही थी। फिर किसी ने दरवाज़ा नॉक किया तो वो अपनी हिचकियां दबाने लगी। अबीहा, तुम अंदर हो? हमदान की आवाज़ सुनाई दी तो वो जल्दी से दरवाज़ा खोलती बाहर निकलकर उसके गले लग गई। वो साकित तो जामिद से खड़े का खड़ा रह गया। फिर वो आहिस्ता से पीछे हुई तो वो निगाहें चुरा गया। क्या हुआ, तुम ठीक हो? कुछ देर के बाद बोला तो वो सर इस बात में हिला गई। फिर वो बाकी का वक्त वहाँ सहमी रही थी और एक साइड पे बैठी वो उठी ही नहीं थी। हमदान ने बहाना किया था कि वो ठीक नहीं तो सब बार बार उसके पास आकर हाल पूछ रहे थे और घर पहुंची तो वो अंदर दाखिल होते ही बेहोश हो चुकी थी। वो जल्दी से उसे लेकर कमरे में आ गया। बीजान भी हाँपती काँपती ऊपर आ गई थी। हाय, मेरी बच्ची को नज़र लग गई है। जा फिरोज़ा, जाकर सदका भेज मेरी बच्ची का। बीजान उसका माथा चूमते हुए बोली तो वो उनकी मोहब्बतों पे तड़प उठी थी। वो पूरी रात रोती सिसकती रही थी और हमदान बार बार आकर उससे हाल पूछ रहा था। सुबह हुई तो हमदान शादी के फंक्शंस के मुतल्लिक किसी से फ़ोन पे लगा हुआ था। वो उंगलियां चटखाती हुई पास आई। कैसी तबीयत है तुम्हारी? वो बोला। क्या आपको गलत नहीं लग रहा जो हो रहा है? वो लब कुचलते हुए बोली। क्या मतलब? वो हैरानगी से बोला। ये सब अच्छा नहीं लग रहा मुझे। बीजान को पता चला तो कितना दुख होगा उन्हें। वो लब कुचलते हुए बोली।
तुम्हें मेरी बीजान की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, मैं संभाल लूंगा उन्हें। तुम्हें पैसों से मतलब है ना, तो इतना स्ट्रेस क्यों ले रही हो? तुम जैसी लड़कियां तो कुछ भी कर जाएं। किस किस्म की तरबियत हुई है तुम्हारी मुझे अच्छे से पता है, और ख़ानदान की कदर तुम कहाँ समझ सकती हो? वो रूखे अंदाज में बोला तो उसके आंसू ठिठर गए। मैं गलत हूँ, चलें ठीक है, क्योंकि मेरी तो तरबियत करने वाले माँ बाप ही नहीं थे। मगर आप तो आला ख़ानदान के पढ़े लिखे इंसान हैं, तो आप में और मुझ में फ़र्क होना चाहिए, मगर नहीं है। अगर मैं पैसों की खातिर आपसे रिश्ता वाबस्ता किए हुए हूँ और इसीलिए मुझे ख़ानदान की इज्जत व मान का नहीं मालूम, मगर आप खुद भी ऐसे ही हैं, आपको भी कौन सा कदर है? मैं तो हूँ ही गंदी, मगर आप तो बहुत अच्छे हैं ना। जाइए जाकर बताइए कि आपने मुझसे शादी क्यों की है। सच बता सकते हैं आप? वो बोलती चली गई थी। आज वो अंदर तक से हिल चुकी थी, क्योंकि आज वो बहुत गैर महसूस खुद को महसूस कर रही थी। ऐसा लग रहा था गोया पूरी दुनिया के मर्द उसके जिस्म को नोचना चाहते हैं। हाउ डेयर यू! आइंदा से ऐसे बात की ना तो जान से मार डालूंगा। वो गुस्से से गराया तो वो अपना हाथ छुड़वाते हुए वॉशरूम की जानिब बढ़ गई। वो सर झटक कर बाहर निकल गया। अगले 2 दिन पुरसुकून गुजर चुके थे। आज मायों की रस्म थी। सब दुल्हन येलो कलर्स के शरारों में मलबूस थी, मगर हैवी गोटे के दुपट्टे सबके ही मुख्तलिफ थे। आज तनवीर भी फैमिली समेत आया था, क्योंकि बीजान ने बुलवाया था, और वो सब लोग उस महल को देखकर मुंह में उंगलियां दबा गए थे। वो एक साइड पे गुमसुम सी बैठी थी कि तनवीर उसके पास आया। ओहो, मेरी मक्खन मलाई तो बड़ी हॉट चीज़ लग रही, वो उसकी ठोड़ी से थामते हुए बोला तो ज़रा फासले पर खड़े हमदान ने ज़ोर से मुट्ठियां भींच लीं और तेज़ी से पास आया। यहाँ इस वक्त मेरी फैमिली मौजूद है और तुम्हें मेरी बीवी का हाथ नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि ये बात मेरे घरवाले कभी पसंद नहीं करेंगे और मुझसे 100 तरह के सवाल करेंगे। इसीलिए मशवरा है कि अपने जज्बात को कंट्रोल करो। वो पास आकर सर्द लहजे में बोला और फिर उसका हाथ थामे स्टेज की जानिब बढ़ गया। वहाँ पर उनका बेहतरीन फ़ोटोशूट हुआ। अपने चेहरे पर स्माइल रखो वरना पैसा कट जाएगा, वो मुस्कुराते हुए उसके कान के पास बोला, मगर उसके लहजे में तंज की आमीजिश थी। फिर वो दोनों एक हैप्पी कपल बनकर अपना फ़ोटोशूट करवा रहे थे। गुड गर्ल, तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी भी बहुत अच्छी है कि तुम बात को जल्द समझ जाती हो। फिर फंक्शन ख़त्म होते ही बीजान ने तनवीर की पूरी फैमिली को वहीं पर रोक लिया था ताकि वो उनके साथ चाय पिएं। क्या ज़रूरत थी आपको ये सब करने की? पहले आपने उन्हें शादी पर बुलाया और अब ये सब? वो झुला उठा था। पुत्र, लड़कियों के बड़े अरमान होते हैं और फिर वो जैसे भी हैं उसके अपने हैं। सबसे बढ़कर वो लड़का उसका कज़न है। वो मेरे ख्याल में उसके साथ बहुत अच्छे से रहता है। अबीहा पुत्र ने बताया था कि वो उसका बहुत ख्याल रखता है, और देखो ना, उसने इस घर तक भी पहुंचाया। मैंने सोचा चलो उसके सगे बहन भाई तो हैं नहीं, वही उसके भाई बनकर उसकी रुखसती कर देगा। बीजान की बात पे उसने सोफे पे अबीहा के साथ बैठे तनवीर को देखा। अरे मेरी मक्खन मलाई, मुझे अपना घर दिखाओ ना, तनवीर ने कहा तो उसके तर्ज़े तखातुब पे रगे जैसे तन गई थी। फिर वो बीजान के कहने पे उसे घर दिखाने चली गई, मगर उसके अंदर जैसे कुछ सुलग रहा था। कुछ देर के बाद वो अंदर वापस आ गए और वो खोजती निगाहों से दोनों को देख रहा था। फिर वो गुस्से से उठकर अपने कमरे में आ गया और अरमान की निगाहों ने दूर तक उसका ताक़ुब किया। सबकी जाने के बाद वो सब अरमान के कमरे में मूवी देखने बैठ गए और उमेरा उठकर अबीहा को बुलाने चली गई थी। क्या बात है अरमान भाई, क्या सोच रहे हैं आप? ज़ुहैब ने पूछा। तुम लोगों ने कुछ नोट किया? वो तनवीर भाभी का कज़न जो है वो कुछ ज़्यादा ही भाभी के करीब हो रहा था, बार बार उनका हाथ पकड़ रहा था और ऊपर से बार बार बोले जा रहा था मेरी मक्खन मलाई। और मैंने नोट किया कि भाभी अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, बहुत घबराई हुई सी लग रही थी, जैसे बहुत अनकम्फर्टेबल हूँ। अरमान ने कहा। ओहो हेलो, कभी तुमने मुझे इतनी गौर से देखा है और गैर लड़कियों को इतनी गौर से देखते हो? किंजा ने कहा तो वो स्टपटा गया। अरे तुम्हें तो मैं रोज़ देखता हूँ ना, तुम जानती हो ना कि मुझे पुलिस वाले बनने का कितना शौक था, लेकिन बिग बी ने मुझे बनने ही नहीं दिया। मगर मेरे अंदर का जासूस ख़त्म नहीं हुआ। तुम लोगों ने शायद नोट नहीं किया, मगर मैंने नोट किया कि भैया बहुत ज़्यादा मुस्तरिब थे, और ये इस वक्त मजाक का वक्त नहीं है, मैं बिल्कुल सीरियस बात कर रहा हूँ। वो संजीदगी से बोला तो बाकी सब भी सोच में डूब गए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अरमान भाई, जो भी है हम लोग भी आपस में कज़न्स हैं, हमारा आपस में इतना प्यार है, लेकिन हम इस तरह किसी कज़न का हाथ थामने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और मेरा नहीं ख्याल कि मैं बर्दाश्त कर पाऊंगा कि पलूशा का हाथ ज़ुहैब भाई पकड़े, और ना ही अरमान भाई बर्दाश्त कर पाएंगे कि मैं किंजा भाभी का हाथ पकड़ूं। लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि जो कुछ अरमान भाई को और हमें देखा वो बिग बी को क्यों नहीं दिखा। ऐसा नहीं है, तुम लोगों ने दूसरी बात नोट नहीं की, मैंने बिग बी को देखा। वो ना सिर्फ मुस्तरिब थे, बल्कि उनके चेहरे का रंग बार बार मुतगय्यर हो रहा था, जैसे कि वो खुद को जब्त कर रहे हों। अरमान ने कहा। ओहो, हमने वाकई ये नोट नहीं किया, क्योंकि हम में से तो किसी की हिम्मत ही नहीं होती उनके चेहरे को देखने की, हर वक्त तो गुस्से में रहते हैं। जैद ने कहा। मुझे कुछ और भी फील हुआ, शायद वो भी तुम लोगों को फील नहीं हुआ।
ऐसा लगता है कि भाई और भाभी के दरमियान कुछ अनबन हुई है। वो दोनों वैसे कपल नहीं है जैसे होना चाहिए। हालांकि भैया ने बोला है कि उनकी पसंद की शादी है, उन्हें पसंद आई, उन्होंने शादी कर ली, लेकिन उनके अंदाज में किसी भी किस्म की कोई एक्साइटमेंट नहीं है। और शादी को दिन ही कितने हुए हैं, मगर ना तो उन्होंने उन्हें शॉपिंग करवाने के लिए ले जाना ज़रूरी समझा, और ना ही वो और किसी चीज़ में दिलचस्पी ले रहे हैं, और ना ही मैंने उन्हें रोमांस करते हुए देखा है। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ऐसी बात है जो वो छुपा रहे हैं, अरमान ने कहा। तो बाहर खड़ा हमदान लब भींच कर रह गया। वो अरमान से मेहंदी के फंक्शन की थीम पूछने आया था, मगर बगैर पूछे ही वापस पलट गया। वो कमरे में आया तो अबीहा फ़ोन पे लगी थी। उसे देखते ही उसने फ़ोन रख दिया। कौन था? उसने खुश्क लहजे में पूछा। तनवीर थे। वो आहिस्ता से बोलती वॉशरूम की जानिब बढ़ने लगी कि जब ही वो उसे बाजू से जकड़कर दीवार से लगा गया। जब तक तुम मेरे निकाह में हो, तुम मेरे अलावा किसी मर्द को ना देख सकती हो और ना उससे बात कर सकती हो। मैं मानता हूं कि तुम्हें तनवीर के साथ ही जिंदगी गुजारनी है, लेकिन फिलहाल तुम मेरी बीवी हो तो तुम्हें मेरे मुताबिक चलना होगा। वो उसके जबड़े दबोचकर हुर्रा कर बोला। तो वो नम आंखों से उसे देखने लगी तो उसकी गिरफ्त जबड़े पे नर्म हो गई। वो आहिस्ता से उसे छोड़ता पीछे होकर गहरे गहरे सांस भरने लगा। अगले दिन वो लॉन में रात के फंक्शन की तैयारी करवा रहा था और फिर वो स्विमिंग पूल एरिया की तरफ का हिस्सा देखने के लिए वहां गया तो वहां खड़ी अबीहा को देखकर ठिठक गया। वो उसे देखते ही अंदर की जानिब बढ़ने लगी थी कि एकदम से उसका पांव फिसला और उसने खुद को बचाने के लिए उसकी गिरेबान से पकड़ा, मगर वो उसे लेते हुए स्विमिंग पूल के अंदर जा गिरी। वो उसकी कमर में हाथ डाले उसके चेहरे को देखने लगा जो भीगा हुआ था। वो बेखुद सा होकर उसके चेहरे पे झुका और उसके चेहरे के हर नक्श पे अपने लब रखता चला गया। वो साकित और जामद सी उसके हिसार में कैद आंखें नीचे खड़ी थी। वो उसके हिसार से निकलने की कोशिश करने लगी, मगर वो उसकी कमर के गिर्द मजबूती से जकड़े उसे मजीद खुद के करीब कर गया। दोनों के दरमियान 1 इंच का भी फासला नहीं रहा था। कुछ देर के बाद वो अपनी मज़ाहिमत छोड़कर उसकी कुर्बत में मदहोश हो चुकी थी। एक साथ यंग पार्टी पास आकर खंखारी तो वो हड़बड़ाकर एक दूसरे से दूर हुए। ओ वाह गॉड यार, बहुत ही क्यूट लग रहे हो आप दोनों, जुहेब ने तस्वीर खींचते हुए कहा। व्हाट द हेल, क्या बेहूदगी है ये, वो गुस्से से बोला तो जुहेब ने एक और तस्वीर बना ली। वो झुंझलाकर अपना कोट उतारकर उसे पहनाता उसका हाथ थामे बाहर आया तो सभी उसे दिलचस्पी से देख रहे थे। वो गुस्से से उसका हाथ थामे अंदर की जानिब बढ़ गया। कमरे में आते ही उसने हाथ छोड़ते गुस्से से उसे सोफे पे धकेला और उसके जबड़े भींचकर उसे देखने लगा। तुम मेरी ज़रा सी तवज्जो पे ज़्यादा खुश मत होना, एक्स्ट्रा पे कर दूंगा जो तुम्हें छुआ, वो सर्द लहजे में बोला तो उसकी बात पे अबीहा का चेहरा सुर्ख पड़ गया। इंतहाई फजूल इंसान हैं आप समझते क्या हैं, मैं कोई खिलौना हूँ? वो गुस्से से बोली। तुमने अपना आप खुद ही खिलौना बनाया है, तुम जैसी गोल्ड डिगर लड़की। खबरदार, आपने मुझे गोल्ड डिगर बोला तो, वो उसकी बात काटते हुए चीख कर बोली तो वो आंखें सुकेड़कर उसे देखने लगा। तो और क्या हो तुम जैसी गोल्ड डिगर लड़कियां तो पता नहीं पैसों के लिए न जाने कितने मर्दों के साथ वक्त गुजारती हो, तो ये लफ्ज़ बुरा क्यों लग रहा है? वो सर्द लहजे में बोला। बस बहुत हो गया, आप मुझे मजीद कुछ नहीं बोल सकते, वरना क्या करोगी? वो उसकी तरफ जारहाना अंदाज में बढ़ते हुए बोला तो वो सहम कर पीछे हो गई। बोलो ना, वरना तुम क्या करोगी? वो उसके जबड़े भींच कर बोला तो तकलीफ के एहसास से उसकी आंखें छलक उठीं। वो उसे पीछे धकेलता वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। शावर के नीचे खड़े होते वो सामने दीवार पे बाजू टिकाए आंखें मूंद गया, मगर भीगी निगाहें सामने आईं तो उसने हड़बड़ाकर आंखें खोलीं। क्यों दर्द होता मुझे उसके आंसुओं से? क्यों उसे दर्द देता हूं तो मेरे अंदर दर्द उठता है? वो खुद से उलझता जा रहा था। फिर वो नहाकर बाहर निकला तो वो कमरे में मौजूद नहीं थी। वो उसे ढूंढता हुआ कमरे से बाहर निकला तो लाउंज में बैठी किरण को देखकर ठिठक गया। और कब कर ली तुमने शादी? मुझे तो वैसे पता लगा था कि जब तक तुम्हारी शादी नहीं होगी तब तक कोई और शादी इस घर में नहीं करेगा, लेकिन फिर अचानक से क्या हो गया? किरण उसे अजीब सी निगाहों से देखते हुए बोली तो वो बीजान की तरफ देखने लगा। आपने बिल्कुल सच सुना था, और हमारे बिग बी की शादी हो चुकी है। आप नहीं मिली भाभी से? बहुत खूबसूरत है और बहुत मोहब्बत करते हैं दोनों एक दूसरे से। ये देखिए तस्वीर, जुहेब ने अपना मोबाइल आगे करते हुए कहा, जहां पर स्विमिंग पूल एरिया में वो उसके चेहरे पे झुका हुआ था। जुहेब ने तस्वीर ही उस वक्त ली जब वो इसमें पूरी तरह से खोया था तो तस्वीर से रोमांस छलक रहा था। किरण गुमसुम सी तस्वीर को देखे गई। यकीनन उसे अच्छा नहीं लगा था कि वो शख्स मूव ऑन कर चुका है, क्योंकि दिल ही दिल में वो आज भी खुश होती थी कि वो उसे चाहता है। हम में से किसी ने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि हम चाहते थे कि तुम्हें ये सरप्राइज़ यहाँ आकर मिले, बीजान ने कहा, और फिर अबीहा को आवाज़ दी जो कि सबके साथ पार्लर तैयार होने के लिए जा रही थी। उसके गीले बाल पुश्त पर बिखरे हुए थे।
वो खुद मबहूत सा उसे देखता रह गया, क्योंकि वो पहली बार उसे यूं खुले बालों में देख रहा था, और उसके बाल इतने लंबे हो सकते हैं ये तो उसके तसव्वुर में भी नहीं था। इनसे मिलिए, ये किरण बाजी हैं, आपको बताया था ना मैंने। और किरण बाजी, ये है हमारी प्यारी सी क्यूट सी भाभी जान, जो कि सच में बिल्कुल भैया के लिए ही बनाई गई है। उमेरा ने तंजिया अंदाज में किरण को देखते हुए कहा तो वो बेचैन सा होता निगाहें फेर गया। चलें भाभी, हम लोगों को देर हो रही है, उमेरा ने कहा, और फिर उसका हाथ थामे वहां से निकलती चली गई। शाम को वो तैयार होकर बाहर लॉन में खड़ा मेहमानों का इस्तकबाल कर रहा था कि पांचों दुल्हनें तैयार होकर पहुंच चुकी थी। सबके ड्रेसेस आज सेम थे। ग्रीन कलर की हैवी मैक्सी में सबसे प्यारी वही लग रही थी। तनवीर तेजी से पास आया और उसके कंधे पे जैसे ही हाथ रखा तो उसके अंदर जैसे आग ही लग गई। मैं जानता हूँ तनवीर, तुम अपनी बहन से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा उतावले हो रहे थे, मगर अभी फ़िलहाल मुझे अपनी बीवी से तो मिलने दीजिए, क्योंकि सबसे पहला हक तो शौहर का ही है ना। वो तनवीर के कंधे पर हाथ रखते हुए सर्द लहजे में बोला तो तनवीर चुपचाप पीछे हट गया। अपने बाल क्यों खुले छोड़े हैं तुमने? वो उसके सिल्की बालों को हाथ में पकड़ते हुए उनकी खुशबू सांसों में उतारते हुए बोला तो वो खिसक कर उससे दूर जाने लगी। तो वो उसकी कमर में सख्ती से हाथ डालते हुए अपने करीब कर गया। यहाँ पर किसी को भी हमारे रिश्ते की असलियत पता नहीं चलनी चाहिए, ये मैं बात तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ, तो इसीलिए जिस सिचुएशन में खड़ी हो ना वैसे ही खड़ी रहो। वो अब की बार अपने होंठ उसके रुखसार से लगाते हुए बोला तो वो पूरी जान से लरस गई। तनवीर एक साइड पे खड़ा अजीब सी निगाहों से उन्हें देख रहा था। कुछ देर के बाद वो उसके पास आकर खड़ा हो गया। वैसे हमारे दरमियान जो डील हुई थी इसमें ये सब तो शामिल नहीं था, तनवीर ने पास आकर कहा तो वो एकदम से चौंक कर उसे देखने लगा। कहना क्या चाहते हो? वो सर्द लहजे में बोला। मैं कहना ये चाहता हूँ कि उसने सिर्फ आपकी बीवी होने का नाटक करना था, मगर आप तो उसे छू रहे हैं, तो ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? तनवीर ने कहा। मैं जानता हूँ कि तुम उसे पसंद करते हो, तो इसीलिए तुमसे ये बर्दाश्त नहीं, लेकिन बीवी का नाटक जाहिरी बात है वो कर रही है, तो हमें मियाँ बीवी का रोल पूरी तरह प्ले करना होगा, और हमारे यहाँ मियाँ बीवी इसी तरह रहते हैं। वो स्पार्ट लहजे में बोला। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आप जो मर्जी करें, लेकिन कीमत थोड़ी कम है सर जी। तनवीर की बात पे वो बेयकीनी से उसे देखने लगा। ओहो, मैं तो सिर्फ तुम्हारी मंगेतर को ही गोल्ड डिगर समझ रहा था, मगर यहाँ तो तुम भी वैसे ही निकले। अपनी लालच के लिए तुम अपनी मंगेतर को इस्तेमाल कर रहे हो। सही जोड़ी बनेगी तुम दोनों की। वो तल्ख मुस्कुराहट से बोला। सर जी, 1 करोड़ रुपए में मैंने सिर्फ उसको ऊपर ऊपर से बीवी बनने के लिए कहा है, लेकिन ये रोमांस वाला, ये छूने वाला, इसके एक्स्ट्रा पैसे ही लगेंगे। वो बोला। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मंगेतर से पहले ही कह चुका हूँ कि इसके अलावा जो भी जायद छूंगा मैं उसके पैसे दूंगा। और हाँ, बीवी होने के नाटक में उसे छूना भी शामिल ही था, मगर इससे ज़्यादा अब मैं करूंगा क्योंकि पैसे तो दे ही रहा हूँ। 2 करोड़ रुपए दूंगा और उसके साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहूँगा। वो स्पार्ट लहजे में बोला तो तनवीर हंस पड़ा। हा, पता था मुझे ये सब होगा, क्योंकि वो हसीन ही इतनी है कि उसे देखकर दिल बेईमान हो जाता है। वो उसे बेबाक निगाहों से देखते हुए बोला तो वो मुट्ठियां भींच कर रह गया। फिर वो स्टेज की जानिब बढ़ा जहां पर सब लोग अपना फोटोशूट करवा रहे थे और बैकग्राउंड पर मेहंदी के गीत चल रहे थे। कुछ देर के बाद ढोल वाले आए और फिर सबने ढोल की थाप पर भंगड़े डालना शुरू कर दिए। जुहीब और उमेरा उन्हें भी खींचकर स्टेज पर ले आए। वो उसे बाहों में भरे डांस करने लगा। वो उसे छू रहा था। वो उसकी बाहों में बेजान हो रही थी। उसका लम्ज़ उसके जज्बात को बदल रहा था। उसे उसकी कुर्बत मदहोश कर रही थी। वो इन जज्बात से आरी थी, मगर इस शख्स ने पहली बार उसे इस तरह छुआ तो तब उसे मालूम हुआ कि वो भी अपने अंदर दिल रखती है। तनवीर उसके लिए सिर्फ इतनी सी अहमियत रखता था कि वो उसे सबसे बचाता था और वो उसे इसी नाते पसंद करती थी। मगर मोहब्बत क्या होती ये अब जान पाई थी। उसका दिल जैसे पसलियों में धड़क रहा था। फिर फंक्शन खत्म होते ही सब दुल्हनें लिविंग रूम में बैठी मेहंदी लगवा रही थी। वो भी एक साइड पर बैठी थी और बहुत थक चुकी थी। उसे तो बहुत भूख लगी थी। बाकी सबको तो उनके मंगेतरों ने खाना खिला दिया था और बीजान ने किरण से कहा था कि उसे खाना खिला दो, मगर उसने खुद ही खाने से इनकार कर दिया। भूख से उसे चक्कर आ रहे थे। उसने कल रात से खाना नहीं खाया था और सुबह से वो किचन में लगी रही थी। हालांकि बीजान ने मना भी किया, मगर उसने घर के लोगों के लिए खाना खुद बनाया था। अब थकन और भूख से उसकी बस हो चुकी थी। भाभी, आप कमरे में जाकर आराम कर लें, पलवशा ने कहा। तो वो उठकर अपनी मैक्सी संभालते ऊपर आई तो वो बेड पर बैठा लैपटॉप पर लगा था। तुम्हारे मंगेतर ने तुम्हें बता दिया होगा कि उसकी और मेरे दरमियान अब 1 करोड़ नहीं 2 करोड़ की डील हो चुकी है, यानी कि मेरा और तुम्हारा अब रिश्ता थोड़ा सा मजीद गहरा होने वाला है। चाहे चंद माह के लिए ही, मगर हम मुकम्मल मियाँ बीवी जैसे ही रहेंगे। तो इसके लिए तुम मेरे ख्याल में जहनी तौर पर तैयार ही हो गई होगी। वैसे तुम्हारा मंगेतर गोल्ड डिगर ही निकला।
शेमलेस कपल बनोगे। बाकी फिर मैंने भी सोचा कि जब मैं इतने पैसे दे रहा हूँ तो कुछ मुझे भी फ़ायदा होना चाहिए, तो अब मैं भी अपने जज्बात को ठंडा कर ही लेता हूँ। वो अपने मखसूस काटदार अंदाज में बोलता उसके अंदर जहर उतार रहा था। उसकी भूख प्यास उसकी बातों से ही मिट जाती थी, मगर आज उसे लगा था कि अब तक का सबसे ज़ोरदार तमाचा ये है जो उसके मुंह पर पड़ा है। तनवीर भी उसे इस्तेमाल कर रहा था, ये बात वो अब समझ चुकी थी। वो शख्स जो उसका हमदर्द बना फिरता था, पैसे की खातिर इस हद तक जा सकता था, उसने कभी सोचा भी नहीं था। वो पूरी रात सोफे पर लेटी बेआवाज़ आंसुओं से रोती रही थी। फिर सुबह वो बुखार में तप रही थी। वो बीजान के बुलावे पर बमुश्किल उठकर वैसे ही नीचे आई तो उसका पांव लड़खड़ाया और वो सीढ़ियों से गिरती चली गई। उसकी दिलखराश चीखों से पूरा पाशा हाउस गूंज उठा। सब भागते हुए डाइनिंग हॉल से बाहर आए तो वो फर्श पर बेसुध पड़ी थी और इर्द गिर्द खून ही खून था। हमदान की तो जैसे जान लबों पर आ गई थी। वो भागता हुआ उसके पास पहुंचा और उसे बाहों में भरकर बाहर की जानिब भागा। उसके सर पर बहुत बुरी चोट लगी थी। वो हॉस्पिटल पहुंचे और डॉक्टर के साथ वो भी ऑपरेशन थिएटर में आया और डॉक्टर मारिया ने ट्रीटमेंट शुरू किया। बुखार बहुत तेज़ है सर, डॉक्टर मारिया ने कहा तो वो लब कुचलते उसे देखने लगा। फिर ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर मारिया ने उसके जिस्म के बाकी हिस्सों को देखा तो एकदम वो चीख उठी, व्हाट द हैपन्स, ये सब क्या है डॉक्टर हमदान? क्या हुआ डॉक्टर मारिया? वो जल्दी से पास आकर बोला तो डॉक्टर मारिया ने लाइट्स तेज की तो वो देखकर साकित रह गया। उसके जिस्म पर जगह जगह निशान थे, जैसे उसे मारा पीटा गया हो। ये सब क्या है? क्या आपकी वाइफ पर कोई टॉर्चर करता रहा है? वो बोली। मुझे नहीं मालूम, वो निगाहें चुराते हुए बोला। ये आप क्या कह रहे हैं? ये आपकी बीवी है तो आपको क्यों नहीं पता इस बारे में? डॉक्टर मारिया ने पूछा। क्योंकि अभी तक मैंने अपने रिश्ते को इस हद तक लेके जाना मुनासिब नहीं समझा। वो अभी बहुत छोटी है, अगले महीने वो 18 साल की होने वाली है, तो इसीलिए, वो निगाहें चुराते हुए बोला। अच्छी बात है कि आपने ये सोचा, लेकिन कम से कम आप उसके दिल की बात सुन सकते हैं। न जाने उसके दिल में कितने तूफान होंगे। क्या उसने आपको बताया भी नहीं, या फिर अभी तक आपकी ज़हनी हम आहंगी भी नहीं है? डॉक्टर मारिया खोजते लहजे में बोली। आप अपने काम से काम रखें, वो सपाट लहजे में बोला। ये लें, ये लॉकेट है उसका, गले से उतारा था, वो बोली तो वो एकदम से चौंक गया। उसे वो लॉकेट जाना पहचाना मगर कहाँ देखा ये भूल गया था। फिर वो अपने ऑफिस आकर उस हार्ट शेप लॉकेट को खोलने लगा और टक की आवाज़ से खुल गया। उसमें लगी तस्वीर देखकर वो साकित रह गया। वो तस्वीर बहुत अच्छी तरह से जानता था और उसे उस तस्वीर में मौजूद शख्स के आखिरी अल्फाज अच्छी तरह से याद थे। मगर वो महज 15 साल का था, मगर वो अहद पूरा न कर सका। फिर कुछ देर के बाद उसे होश आया तो वो कमरे में आया तो सब उसे घेरे हुए थे। प्लीज़ आप सब लोग घर जाइए ना, आपकी शादियां हैं, वो धीमे से लहजे में बोली। हरगिज़ नहीं भाभी, जब तक आप ठीक नहीं होंगी तब तक कोई शादी नहीं होगी, जैद ने कहा, जो कि सबसे ज़्यादा इस शादी के लिए एक्साइटेड था। बाकी सब भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। जैद भाई, आपने इस शादी के दिन का बहुत इंतज़ार किया है, प्लीज़ इस तरह मत छोड़िए मेरी वजह से। मेरा होना ज़रूरी नहीं है वहाँ, आप लोग शादी कीजिए और मैं यहाँ ठीक हूँ, वो जल्दी से बोली। आपसे किसने कहा कि आपका होना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है? आप हमारी फैमिली मेंबर हैं और आपका होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके बगैर ये शादी नहीं हो सकती। हमारी फैमिली का एक मेंबर भी कम हो तो हम खुशी कैसे मना सकते हैं? आप जब तक हॉस्पिटल से ठीक होकर घर नहीं पहुंच जाती, हमारा फंक्शन नहीं होगा, जैद ने कहा। बिल्कुल ठीक कहा है जैद ने, और बिग बी और आपके बगैर हम लोग ये शादी कर ही नहीं सकते, अरमान ने कहा। हाँ तो ठीक है ना, अगर हमारा होना ज़रूरी है तो मैं चलूँगी ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज़ ये शादी नहीं रुकनी चाहिए, चलिए हम अभी घर चलते हैं, वो बोली तो हमदान संजीदगी से उसे देखने लगा। माई डूल प्रिंसेस, ये मुमकिन नहीं है, अभी आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं, तो ये सब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फंक्शन 2-4 दिन ठहर कर रख लेंगे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारी सेहत से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। उसके रुखसार को हल्के से छूते हुए उस पर झुकते हुए बोला तो वो हैरानगी से उसे देखने लगी। मैंने बोला है ना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज़ चलिए ना, मुझे फिर गिल्ट रहेगा कि मेरी वजह से आप लोगों ने अपनी खुशियों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप लोग मेरी बात नहीं मानेंगे ना तो मैं किसी से बात नहीं करूँगी, वो बोली तो सब एक दूसरे को देखने लगे। ओके फ़ाइन, लेकिन आप फंक्शन की वजह से अपनी सेहत को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करेंगी। अगर आपकी तबीयत ज़रा सी भी ख़राब हुई तो आप फ़ौरन बताएंगी, अरमान ने कहा तो वो हमदान को देखने लगी जिसकी आंखों में नरमी थी। फिर वो 1 घंटे में उसे लेकर घर पहुंचे। उसने लहंगे की बजाय सिंपल गाउन सूट पहनने के लिए निकालवा लिया। पार्लर वाली उसे तैयार करके जा चुकी थी और वो नीचे वाली कमीज़ पहन चुकी थी और गाउन पहनना बाकी था। जब ही हमदान अंदर दाखिल हुआ तो वो हड़बड़ा सी गई। उसकी बैग काफ़ी गहरी थी।
हमदान ने उसके गाउन पहनते उन निशान को देखा तो जैसे आंखों में लहू उतर आया था। ये तुम्हारी जिस्म पे निशान कैसे हैं? वो बोला। आपको इससे क्या? आपको बिल्कुल भी हक नहीं है कि आप इस तरह के सवाल करें। मैं तो एक लड़की, लालची और दौलत की हवस में आपके पास आई हूं, तो आप अपना काम कीजिए और मुझे अपना करने दें। वो सपाट चेहरे से बोली तो वो लब भींच कर रह गया। फिर वो शादी के फंक्शन में एक साइड पे बैठी रही और तनवीर उसके पास आकर बैठा। कोई बात कर रहा था मगर वो सपाट चेहरे से सामने ही देख रही थी। फिर वो थोड़ा आराम करने के लिए कमरे में आई तो तनवीर उसके पीछे ही चला आया। मेरी मक्खन मलाई नाराज है मुझसे? वो उसकी ठोड़ी से थामने लगा तो वो पीछे को हो गई। आपको क्या लगता है जो कुछ आपने किया उसके बाद मुझे आपसे बात करनी चाहिए? आपने मुझे बेच डाला। क्या समझ रखा है मुझे? कोई जिस्म फरोश हूं मैं? मेरे शौहर से डील कर रहे थे। छी, प्यार का दावा था ना, और मैं कम अक्ल समझ ही नहीं पाई कि इसके पीछे आपका मकसद क्या है। आपने तो सिर्फ मुझे एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया। मुझसे आपने ये कहा कि आप मेरी खातिर ये सब करना चाहते हैं ताकि मैं अच्छा घर दे सकूं, मगर मुझे इस छोटे से घर में भी आपका साथ कबूल था क्योंकि मैं समझती थी कि आप मेरी हिफाजत करते हैं दूसरों से। लेकिन मैं गलत थी। मुझे मेरे ही शौहर के सामने जलील कर दिया आपने। क्या आप अपनी दोनों बहनों में से किसी एक को इस काम के लिए चुन सकते थे? वो तल्ख लहजे में बोली। तो वो गुस्से से उसे देखने लगा। ए मक्खन मलाई, मैं इस पैसे की खातिर अपनी बहन तो क्या अपनी माँ को भी बेच डालूं? तुम चुपचाप इस शख्स के साथ ये वक्त गुजारो और इससे पैसे लेकर घर आ जाना, और इसके बाद तुम्हें बहुत सारे मर्दों के पास जाना है। वो उसके जबड़े भेंच कर बोला तो वो फटी फटी निगाहों से उसे देखने लगी, और उसकी जबान जैसे उसका ये रूप देखकर गंग हो गई थी। फिर पीछे से किसी ने उसे खींचा और वो अरमान था जो कि वॉशरूम के लिए आया था, मगर उसके दरवाजे के सामने से गुजरता वो सब सुन चुका था। अरमान उसे बेदर्दी से पीटने लगा। ये मेरी बहन है और एक भाई के होते उसकी बहन से जो ऐसे बात करेगा मैं उसे काट डालूंगा। अरमान उसके जबड़े भींच कर बोला, और उसी वक्त हमदान भी अंदर दाखिल हुआ जो कि सिचुएशन समझने की कोशिश कर रहा था। क्या हो रहा है ये? हमदान ने पूछा। निकलो यहाँ से, अरमान चीखा। तो वो बकता झकता निकल गया। क्या ये सब? वो हैरानगी से बोला। आप इतनी नीच हरकत कर सकते हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था। छी, गुस्से से बोला। क्या बदतमीजी है ये? वो नागवारी से बोला। अच्छा, ये बदतमीजी है, मगर आपने जो किया वो सब क्या है? वो तल्ख लहजे में बोला। फिर उसने तनवीर के इरादे बताए तो वो साकित रह गया। ये बकवास है, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। मुट्ठियां भींच कर बोलता बाहर जाने लगा। प्लीज़ ये देखें, हाथ जुड़े मेरे, तमाशा मत बनाइएगा वरना बीजान शर्म से मर जाएंगी, अरमान ने कहा और फिर गुस्से से बाहर निकल गया। वो रोती हुई अबीहा के पास बैठकर उसका हाथ थाम गया, मगर वो उससे हाथ छुड़वाकर रुख फेर गई। वो गहरा सांस भरता उठ खड़ा हुआ। फिर कुछ देर में रुखसती हुई और वो घर पहुंचे ही थे कि तनवीर वहां आकर हंगामा करने लगा। चल मेरे साथ। तनवीर ने अबीहा का हाथ पकड़ा तो हमदान ने उसके हाथ से हाथ छुड़वाया। अभी और इसी वक्त यहाँ से निकलो वरना पुलिस बुलवाकर अरेस्ट करवाऊंगा, वो गुस्से से बोला। हमारी बच्ची है और ये हमारे साथ ही जाएगी, तनवीर की माँ बोली। ये बच्ची जवाद पाशा की है, यानी पाशा खानदान के सबसे छोटे बेटे की बेटी, यानी हमारा अपना खून, वो सर्द लहजे में बोला तो सबको जैसे सांप सूंघ गया। अब तुम लोग यहाँ से निकलोगे या मैं पुलिस को बुलाऊं? वो बोला तो उन सब ने खिसकने में ही आफियत समझी। बीजान तो उसे अपने सीने से लगाए तड़प तड़प कर रोने लगी। बस मेरा बच्चा, अब मेरा बच्चा जो चाहेगा वही होगा। तुम्हें अगर हमदान के साथ रहना है तो ठीक है, अगर नहीं रहना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं बीजान, हमारी छोटी सी गुड़िया है, हमारी बहन है, और हमारी बहन के साथ अगर कोई ज्यादती करेगा तो ये भाई डट कर खड़े हो जाएंगे, ज़ुएब ने कहा, और फिर बारी बारी सभी उसको अपनापन दिखा रहे थे, और वो भीगी आंखों से हमदान को देख रही थी जो चुपचाप खड़ा था। मुझे इनके साथ नहीं रहना, वो गुस्से से बोली तो हमदान ने आंखें सुकेड़ कर देखा। फिक्र मत करो, मुझे उठाकर अपने कमरे में ले जाना आता है, और ये जो तुम्हारे साथ इतने रिश्ते निभा रहे हैं ना, मेरी एक गरज से ये दबक कर अपने अपने कमरे में जाकर बैठ जाएंगे। मेरी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है, वो मुंह बनाकर बोला तो सब स्टपटा से गए। इसकी बीजान जिंदा हैं और ख़बरदार मेरी बच्ची के साथ सख्ती से बात की, वो गरज कर बोली और फिर उसे लेकर कमरे में चली गई। अगले 3-4 दिन यूं ही गुजर चुके थे। वो बीजान के कमरे के साथ जो कमरा था उसमें शिफ्ट हो चुकी थी और उसके आते ही वो कमरे में जाकर बंद हो जाती थी। वो दिल ही दिल में महज झुंझला कर रह जाता था। आज सब लोग लिविंग रूम में बैठे मूवी देख रहे थे कि जब ही वो अंदर दाखिल हुआ तो सब एक दूसरे को देखने लगे। वो इत्मीनान से चलता उसके साथ जाकर बैठ गया, मगर वो उसे देखते ही रुठकर जाने लगी, मगर वो उसके बाजू को पकड़कर अपने बराबर बैठा गया। सब इतने खुश हैं, सबका प्लान क्यों खराब कर रही हो,
मुझसे एलर्जी है तो ठीक है, मेरी खातिर नहीं तो इनकी खातिर बैठ जाओ, जो तुम्हारी खातिर हर एक से लड़ने के लिए तैयार हैं। वो बोला तो अबीहा चुपचाप बैठ गई। फिर मूवी शुरू हुई तो वो हॉरर थी। वो डर कर उसके बाजू को दबोच कर बैठ गई, और जब कोई खौफनाक मंजर आता तो वो मजीद करीब हो जाती, और एक सीन में वो चीख मारती उसके सीने में चेहरा छुपा गई। वो धीमी सी मुस्कुराहट से उसे अपनी बाहों में भर गया। मूवी खत्म होते ही लाइट ऑन हुई तो वो अपनी ऑकवर्ड सिचुएशन पर शर्मिंदा होती पीछे हो गई। फिर एक एक करके सब वहां से चले गए, मगर वो वहीं बैठी थी, क्योंकि हमदान उसका हाथ जोर से जकड़े हुए था। मुझे सोना है, वो मिनमिनाकर बोली। तो चलो कमरे में चलते हैं और वहां जाकर मेरी बाहों में सो जाना, फिर डर नहीं लगेगा। वो क्या है ना, तुमने खौफनाक मूवी देखी है, और अगर रात को तुम्हारे पास ऐसी भूतनी आ गई तो फिर क्या करोगी अकेली? इसीलिए ऑफर कर रहा हूं कि मेरे साथ चलो। वो बोला, आपसे तो कम ही खतरनाक जिन होगा, मुझे उसके साथ रहना मंजूर है मगर आपके साथ नहीं। वो गुस्से से कहती अपना हाथ छुड़वाकर वहां से चली गई। वो लब भींच कर कमरे में आ गया। अबीहा उसे सुनाकर अपने कमरे में तो आ गई, मगर जब वो सोने लेटी तो उसे नींद ही नहीं आ रही थी। ऐसे लग रहा था कि उसके पीछे कोई लेटा हुआ है। वो खौफजदा सी होकर उठकर बैठ गई। फिर जब उसका खौफ ज्यादा हुआ तो वो उठकर बेख्तियार हमदान के रूम में आई, तो वो मुंह दूसरी तरफ किए हुए था। वो चुपके से आकर उसके साथ लेटकर आयतुल कुर्सी पढ़ने लगी कि हमदान मुड़ते हुए उसे बाजू से थामकर अपने सीने में भींच गया। तुम तो कह रही थी कि मुझसे कम खतरनाक जिन होगा, तो अब अपने जिन के पास क्या करने आई हो? वो उसके कान की लो को लबों से छूते हुए गंभीर लहजे में बोला, तो वो उसके मजीद करीब हो गई। क्या हुआ, बोलती क्यों बंद है? उसने दोबारा पूछा तो वो एकदम से हिचकियों से रोने लगी। अरे क्या हुआ, क्यों रो रही हो? वो उसके रोने पे घबरा सा गया। बताओ ना क्या हुआ है? वो उसे मुसलसल रोते देखकर झुंझला कर बोला। वो आप मुझसे इतने प्यार से बात कर रहे हैं ना, तो मुझे बहुत अजीब लग रहा है। वो रोते हुए बोली तो हमदान को बेख्तियार उस पर प्यार आ गया। मेरी जान के टोटे, मैं अब ऐसे ही प्यार से बात करूंगा तो क्या तुम बात बेबात रोगी? वो उसकी ठोड़ी से थामते हुए बोला। मैं आपसे नाराज थी, मगर आपने मुझे मनाना भी जरूरी नहीं समझा, और अब मुझ पे प्यार जता रहे हैं। बहुत बुरे हैं आप, आई हेट यू। वो उसके सीने पर मुक्के बरसाते हुए बोली। अब तुम मुझे देखते ही कमरे में छुप जाती थी, तो मैं मनाता कब? मैं कोई सुपरमैन तो नहीं जो पाइप से चढ़कर ऊपर तुम्हारे कमरे में आ जाता। मेरे दिल पर क्या बीती थी तुम जानती हो। एक एक पल गुजारना मुश्किल हो रहा था। तुमने तो ऐसे ही फैसला कर लिया, पहले बीजान के पास सोई, फिर अलहदा कमरे में। मेरे तो जज्बात का ही खून हो गया ना। वैसे भी मैं रूठों को बहुत जल्द मना लेता हूँ, तुमने तो मुझे मौका ही नहीं दिया। वो उसकी छोटी सी नाक को दबाते हुए गंभीर लहजे में बोला। ठीक है, मुझे मंजूर है, मैं माफ़ कर दूंगी आपको, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? वो अपना हाथ अपने रुखसार के नीचे रखते हुए उसकी तरफ देखकर बोला। आप मुझे तब तक नहीं छुएंगे जब तक मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट ना कर लूं। वो बोली तो वो एक झटके से खड़ा हो गया। क्या बात कर रही हो यार, ना करो, बच्चे की जान लोगी क्या? वो झल्ला कर बोला। ठीक है, अगर आपको मंजूर नहीं है तो मैं भी आपको माफ़ नहीं करूंगी। पता भी है मुझे कितना शौक था अंग्रेजी बोलने का, जैसे आप बोलते हैं, पटर पटर। लेकिन मुझे मामी ने पढ़ने ही नहीं दिया, और वैसे भी आगे हमारे बच्चे जब होंगे, स्कूल जाएंगे और पेरेंट्स मीटिंग में अनपढ़ जाहिल बीवी को लेकर जाएंगे क्या? वो मुंह बसोर कर बोली। जब छूऊंगा नहीं तो बच्चे क्या डाउनलोड होंगे? वो मुंह बनाकर बोला। तो वो उसे खशमगीन निगाहों से देखने लगी। अच्छा ठीक है, लेकिन इस कमरे से अलग नहीं जाओगी, और हाँ, किस वगैरह करने दोगी ना? वो बोला तो कुछ देर सोचने के बाद वो सर इस बात में हिला गई। वो उसके चेहरे पे झुका, उसके हर नक्श को चूमता चला गया। वो शर्माई लजाई सी उसके सीने में चेहरा छुपा गई। वो उसे बाहों में भरे आंखें मूंद गया। वो पास थी, यही काफ़ी था, और वक्त के साथ साथ वो मज़ीद करीब आ ही जाएगी, वो जानता था। मगर वो उस पर ज़ोर ज़बरदस्ती करके अपनी मोहब्बत को खोना नहीं चाहता था। मियाँ बीवी का रिश्ता सिर्फ जिस्मानी नहीं होता, बल्कि रूह और दिल से शुरू होता है और जिस्म तक पहुँचता है, और यही इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाता है।